नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है माँ, मेरा भाई तो लाखों में एक है, आप ही घर में कलह मचाए रखती हो। पापा, अब की बार हमारे सारे फ्रेंड मेला देखने जा रहे हैं, हम भी मेला देखने जाएंगे, आप हमें लेकर चलेंगे ना? बच्चों ने रवि के ऑफिस से आते ही फरमाइश शुरू कर दी। मेरठ में हर साल नौचंदी का मेला लगता है। बेटा, अगले साल मेला देखने चलेंगे, इस बार ऑफिस के बहुत ज़रूरी काम है और तुम्हें तो पता ही है कि मेला रात में लगता है। फिर अगर मैं रात में तुम्हें मेला लेकर जाऊंगा तो फिर सुबह में ऑफिस कैसे जाऊंगा? रवि ने बच्चों को बहलाया। पापा, आप तो हर बार ऐसे ही बहाना बना देते हैं, सब यहाँ मेला देखने आते हैं और हम यहीं रहते हैं, लेकिन मेला नहीं देख पाते। हम सैटरडे की नाइट को चलेंगे, संडे के दिन आपकी छुट्टी रहती है ना? नहीं बेटा, इन दिनों मेरा वर्क ज़्यादा है, इसलिए मुझे संडे के दिन घर पर काम करना होगा। रवि ने बच्चों को फिर बहलाया। बेटा, जब बच्चे जिद कर रहे हैं तो लेकर चलना, इनके बहाने हम भी मेला देख आएंगे। तू हर बार ऐसे ही मना कर देता है, सविता जी ने कहा तो रवि ने उनकी तरफ शिकायत भरी नज़रों से देखा, जैसे कह रहा हो आपको तो हर बात का पता है, फिर भी आप बच्चों के सामने ऐसी बात कर रही हैं। लेकिन सविता जी ने समझ भी नज़रअंदाज कर दिया और बोली, साल में एक बार ही तो मेला लगता है, उसमें भी हर बार बच्चों को मना कर देते हो। देखो, बच्चों की तबीयत खराब हुई है, बच्चे भी घर में बोर हो गए हैं, वहाँ जाएंगे तो बच्चों का मन भी बहल जाएगा और हम भी चलेंगे। हम भी कहाँ जाते हैं घूमने, बच्चों के बहाने हम भी घूम आएंगे। रवि ने बच्चों और मम्मी पापा को जिद करते देखा तो मन मारकर हाँ कर दी। ठीक है, हम मेला 8 दिन के बाद देखने चलेंगे, इतने में भी जो काम पेंडिंग पड़े हैं मैं वह कर लूँगा। रवि की बात सुनकर बच्चे और उसके माता पिता सविता जी और दिनकर जी खुश हो गए। मेरठ में हर साल नौचंदी का मेला लगता है, बच्चे वहीं जाने की जिद कर रहे थे। आपने मेले में जाने के लिए उनको हाँ तो कर दी है, लेकिन मेले में कोई यूं ही थोड़ी ना जाता है, पैसे कहाँ से आएंगे? अब जबकि मम्मी जी भी बच्चों के सामने जिद करने लगी हैं तो कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करूंगा और चलेंगे बच्चों को मेला दिखाने। वैसे तो रवि की ठीक ठाक जॉब थी, मगर कोरोना काल में जो भी बचत अच्छे बुरे वक्त के लिए की गई थी वह सब खत्म हो गई। जहां वह जॉब करता था उन्होंने इतने टाइम की सैलरी तो नहीं दी थी, लेकिन जॉब बच गई थी, यही बहुत है। रवि अपने माता पिता और पत्नी तृप्ति और उनके 2 बच्चों, बड़ा बेटा अविनाश और छोटा बेटा रुद्र के साथ रहता था। रवि का एक बड़ा भाई भी था जो अलग रहता था। उनका अच्छा खासा कारोबार था, लेकिन माता पिता रवि के साथ ही रहते थे, क्योंकि बड़ी बहू के साथ उनकी बनती नहीं थी। सविता जी हद से ज़्यादा रोक टोक करने वाली औरत थी, इसी वजह से बड़ी बहू से उनकी बनती नहीं थी। रवि की 2 बहनें भी थीं जिनकी शादी हो चुकी थी। रवि अब सोच रहा था कि वह कैसे अपने परिवार को मेला दिखाने ले जा सकता है, जबकि महीने की पूरी सैलरी तो खत्म हो चुकी है और लगभग आधा महीना भी बाकी है, क्योंकि पहले ही दोनों बच्चों की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी और साथ में मम्मी पापा की भी, इसलिए महीने की पूरी सैलरी खत्म हो गई। माता पिता और बच्चों की जिद के आगे उसने हाँ तो कर दी थी, लेकिन अब वह फिक्रमंद हो रहा था कि क्या करे। उसने सोचा, चलो अपने दोस्त से उधार ले लेता हूँ, नहीं तो वह मम्मी यही कहकर उसका जीना हराम कर देंगी कि उसने अपने माता पिता की वजह से बच्चों को मेला दिखाने के लिए मना कर दिया। और रवि अपने दोस्त से पैसे उधार लेकर अपने परिवार को मेला दिखाने के लिए ले गया, लेकिन उसने सौम्या से कह दिया था कि सौम्या, मेरे पास पैसे ज़्यादा नहीं हैं, इसलिए सोच समझकर खर्च करना। सौम्या तो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन रवि ने कहा, सब जा रहे हैं फिर तुम क्यों यहाँ रुक रही हो? अकेले तुम्हारे यहाँ रुकने से क्या हो जाएगा, तुम भी चलो। और सौम्या भी साथ आ गई। मेले में आकर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे और रवि के माता पिता भी। रवि ने सबको अच्छे से मेले में घुमाया और फिर वह मार्केट की तरफ आ गए। वहाँ से सविता जी सामान खरीदने लगी कि मैं यहाँ की मशहूर नॉन खटाई अपनी बेटियों के लिए लेकर जाऊंगी, कि मेले में आए हैं और बेटियों के लिए कुछ लेकर नहीं जाए या अच्छा नहीं लगता। सौम्या ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर वह कुछ कहती तो सविता जी वहीं मेले में ही उसे सुनाना शुरू कर देती कि वह नंदों को कुछ देने से खुश नहीं रहती। फिर सविता जी को कुछ ड्रेसेस दिखाई दी तो उन्होंने यह भी अपनी बेटियों के लिए खरीद ली।
फिर अपनी बेटियों के लिए और न जाने क्या क्या सामान खरीद लिया। बच्चे भी खिलौनों के लिए जिद कर रहे थे। तब रवि ने बच्चों को एक खिलौना दिलाकर उन्हें समझा दिया कि बेटा यहाँ पर बहुत महंगे हैं, हम बाहर से ले लेंगे, अब तुम इनसे खेलो। बच्चे भी समझ गए, लेकिन सविता जी नहीं समझ पा रही थी और वह सामान पर सामान खरीदे जा रही थी। सौम्या का मन भी वहाँ के सामान को देखकर खरीदने का हो रहा था, लेकिन वह अपने पति की हालत अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया कि मम्मी तो खरीदारी कर रही हैं, जाएगा तो सब घर में ही। लेकिन सविता जी तो सिर्फ अपने और अपनी बेटियों के लिए खरीद रही थी। उन्हें रुकते ना देखकर रवि ने आखिर उन्हें टोक ही दिया, मम्मी अब बस रहने दीजिए और सामान हम बाद में ले लेंगे। क्यों भाई, जब मेले में आए हैं तो यहीं से लेकर चलेंगे। रवि के टोकने पर दिनकर जी भी समझाने लगे, लेकिन संगीता जी चिढ़ गईं और कहने लगी, हाँ भाई, जब बीबी आ जाती है तब तो माँ बाप से रिश्ता ही खत्म समझो बेटे का। फिर तो बस बीबी और बच्चे ही अच्छे लगते हैं, उनकी ही फरमाइशें अच्छी लगती है, क्या माँ बाप और क्या बहनें। उनकी बात सुनकर सौम्या को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह यहाँ मेले में कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप लगा गई। लेकिन सविता जी आगे बोली, बच्चे तो इस चीज़ को नहीं समझते कि जिन माँ बाप ने जन्म दिया है और जिनकी वजह से उनका आगे का खानदान चलता है, उन्हीं को भुला देते हैं, पुराने सामान से ज़्यादा नहीं समझते। फिर तो अपनी बीबी ही अच्छी लगती है, जिन बच्चों को हमने इतने नाजों से पाला, वही देखो हमें थोड़ा सा सामान लेने पर रोक टोक कर रहे हैं। रवि का मूड बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। उसने कहा, मम्मी जी आपको जो कुछ भी लेना है ले लीजिए और जल्दी घर चलिए, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। सविता जी को तो जैसे यही मौका चाहिए था। उन्होंने दोनों बेटियों के लिए काफ़ी कुछ ले लिया, जो भी अच्छा लगता गया वह लेती गईं और वह घर आ गईं। अगले दिन सविता जी सारा सामान फैलाए बता रही थी, यह बड़ी बेटी के लिए, यह छोटी बेटी के लिए। लेकिन तभी वह सिर पर हाथ मार कर बोली, मैंने वहाँ पर बड़े ही अच्छे पेडेंट देखे थे, लेकिन रवि के टोकने से वह मेरे दिमाग से ही निकल गए और वह मैं ले नहीं पाई। और जब रवि के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह हमें कुछ दिला पाए, तो हमें मेले में नहीं ले जाना चाहिए था। और पैसे नहीं होने का तो सिर्फ बहाना है। यही सब सामान अगर उसकी पत्नी लेती तो वह इतनी रोक टोक नहीं करता। क्या करे, पत्नी और बच्चों के आगे माँ बाप और बहन भाई कुछ नहीं लगते, बस फिर तो वही अपने होते हैं। अरे भाग्यवान, क्यों हर वक्त इन्हीं बातों का रट्टा लगाए रखती हो, कभी तो सुकून के 2 पल बैठ जाया करो। रवि जो देर रात तक जागने की वजह से सुबह उठ नहीं पाया था और उसके सर में भी दर्द था, उसकी वजह से आज ऑफिस नहीं गया था। उसने जब यह बात सुनी तो वह सविता जी से बोला, मम्मी आपने इतना सब कुछ तो खरीद लिया है, फिर क्यों बातें बनाए जा रही हैं। और रही बात मेले में ले जाने और खर्च करने की, तो मैंने आपको पहले ही मना किया था, लेकिन आप बच्चों के साथ जिद करने लगी। उन्हें समझाने से तो क्या रहीं और उन्हीं के साथ मिल गईं। आपको पता है ना, कोरोना की वजह से सारा संतुलन बिगड़ गया है। मेरी जो भी जमा पूंजी थी कोरोना की वजह से खर्च हो गई है। वो तो अच्छा है कि मेरी नौकरी नहीं गई, नहीं तो जाने खर्च भी किस तरह होता। आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप इस तरह बनती हैं जैसे मेरे पास कुबेर का धन भरा हुआ है, उसे चाहे जितना खर्च करोगे खत्म नहीं होगा, और मैं फिर भी आपको रोकने में लगा रहता हूँ। आप माँ होकर मेरी हालत नहीं समझ रही हो तो और कौन समझेगा। और आप बार बार बीवी बच्चों को कहती रहती हैं। बताइए सौम्या, और बच्चों को मैंने क्या खरीद कर दिया है। आपसे ज़्यादा तो मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरी परेशानी समझते हैं। और मेरी इतनी कमाई नहीं है, लेकिन अपनी ज़रूरतों को छोड़कर मैं आपकी हर ज़रूरत पूरी करता हूँ। लेकिन आपके फिर भी वही ताने खत्म नहीं होते कि बीबी बच्चों के आगे माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं। आपने अपने लिए और अपनी बेटियों के लिए तो सामान खरीद लिया, आपने यह भी सोचा कि सौम्या ने भी कुछ लिया है, कुछ उसको भी पूछ लेना चाहिए। लेकिन नहीं, आपने तो उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। और अगर आपको इस चीज़ का इतना ही दुख है कि मैं बीबी बच्चों को देखता हूँ, तो आपको मेरी शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। ना मेरी शादी होती, ना मैं अपने बीबी बच्चों के बारे में कुछ सोचता, बस कमाता और आपको देता रहता, क्योंकि आपने मुझे जन्म दिया है। लेकिन मम्मी, अब मुझसे और नहीं सुना जाता, मैं अपने बच्चों को अलग लेकर रहना चाहता हूँ। रवि की बात सुनकर सविता जी गुस्से से बोली, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन फिर मैं तुम्हें अपनी संपत्ति में से कुछ नहीं दूंगी।
ठीक है मम्मी, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन अब मुझसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता। अब तुम खुश हो, बेटे ने तुम्हारी बातों से तंग आकर घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है। अगर तुम मेरी बात को पहले ही समझ जाती तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। अब रहना अकेले इस घर में। रवि के जाने के बाद दिनकर जी ने सविता जी से कहा, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं जी, वह घर छोड़कर नहीं जाएगा, और अगर घर छोड़कर चला भी गया तो 1 महीने में ही घर वापस आ जाएगा, क्योंकि आजकल किराए के मकान बहुत महंगे मिलते हैं। 2-4 दिन में ही आटे दाल के भाव पता चल जाएंगे। अगर लौट कर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मेरा तो मकान है, मैं जिसे दूंगी वह मेरी दौड़कर खिदमत करेगा। एक जरा सा सामान क्या लिया, इस पर तो इतनी जोर पड़ गए कि पूछो मत। सविता, इस भूल में मत रहना कि वह निकल कर जाएगा तो कोई बात नहीं, वापस भी आ जाएगा। सविता, इस भूल में मत रहना कि वह निकल कर चला गया तो कोई बात नहीं, वापस भी आ जाएगा, क्योंकि वह एक बार को मकान का महंगा किराया तो दे देगा, लेकिन वहाँ उसे चैन सुकून होगा। वहाँ तुम्हारे रोज रोज के ताने नहीं होंगे, तुम्हारी जली कटी बातें नहीं सुनने को मिलेंगी, वह सुकून से रहेगा। लेकिन मुसीबत हमारी आ जाएगी, क्योंकि मुझे भी रिटायर हुए ज़माना हो गया है और तुम्हारा हाथ इतना खुला हुआ है। जो मैंने कमाया था वह तुमने कुछ भी नहीं जोड़ा। संभल जाओ, बेटे को बाहर मत निकलने दो, उसे यहीं रोक लो, क्योंकि उसकी इतनी सैलरी भी नहीं है, फिर भी वह हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करता है। और वह सारी ज़िंदगी इतना ही नहीं कमाएगा, बल्कि आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि सारी जिंदगी वक्त एक सा नहीं रहता। मधुरिमा, रवि घर छोड़कर जा रहा है, तुम ऐसा करो, बच्चों को लेकर यहाँ आ जाओ, या मैं वहाँ तुम्हारे पास रहने आ जाती हूँ। सविता जी ने फोन पर अपनी बेटी मधुरिमा से कहा, जो रवि से छोटी थी। लेकिन मम्मी, क्या बात हो गई जो भैया घर छोड़कर जा रहे हैं? बात क्या होनी है, आजकल के बच्चे बड़ों की जरा जरा सी बात का बुरा मान जाते हैं, जरा सी बात बर्दाश्त नहीं होती। और सविता जी ने जो अब तक सारी बातें हुई वह और कुछ अपने पास से मिलाकर मधुरिमा को बता दी। मधुरिमा को उनकी बात सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। वह बोली, मम्मी, मैं और विभा वहीं आ रहे हैं, वहीं आकर आपसे बात करेंगे। विभा मधुरिमा से छोटी थी, दोनों एक ही घर में ब्याही थी। 2-2.5 घंटे बाद ही विभा और मधुरिमा सविता जी के पास पहुंच गए। मम्मी, भैया भाभी और बच्चे कहाँ हैं? मधुरिमा ने आते ही फिक्रमंदी से पूछा। सौम्या तो बच्चों को स्कूल से लेने गई है और रवि अपने कमरे में होगा। यह सुनकर मधुरिमा ने चैन की सांस ली और बोली, मम्मी, अब बताइए क्या बात है? मैंने तुम्हें बताया तो था, बड़ा बेटा तो मेरा नालायक था ही, छोटा भी उससे कम नहीं है। किसी ने सही कहा है, बेटे शादी के बाद अपने नहीं पराये हो जाते हैं। मैंने कितने अरमानों से अपने बच्चों को पाला है, और अब मेरी जरा जरा सी बात बच्चों को अखरती है। जरा सा कुछ खरीदना बच्चों को अच्छा नहीं लगता, और अच्छा नहीं लगता है तो ना लगे। वह घर छोड़कर जाना चाह रहा है तो चला जाए, मैं भी मजबूत हूँ, मेरे पास तो मकान है। मैं जिसे भी मकान दूंगी वह मेरी सेवा दौड़कर करेगा। मैं अपना मकान तुम दोनों बहनों के नाम कर दूंगी, तुम ही मेरी सेवा करना। अपने बेटों से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं, तुम दोनों ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। उनकी बात सुनकर दोनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तब विभा बोली, मम्मी, मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमारे भाइयों के जितना तो कोई लायक भी नहीं। बड़े भैया को तो चलो हम एक बार को कह देते हैं कि वह अपनी बीवी के कहने में आकर आपसे अलग होकर चले गए, लेकिन आप रवि जैसे बेटे को गलत बता रही हैं, यह सरासर आपकी गलती है। मम्मी, हमने देखा है आप बिना वजह जली कटी बातें सुनाती हैं, बिना वजह से झगड़ा करने की कोशिश करती हैं। मम्मी, हमने यह भी देखा है, जब भी हम आते हैं भैया भाभी आपसे पूछते हैं कि आप क्या खाएंगी, तब तो आप कह देती हैं कुछ भी बना लो, और बाद में कहती हैं कि मुझे यह नहीं खाना और वह नहीं खाना। भाभी आपके लिए तब भी कुछ बना कर देती हैं या फिर बाहर से मंगा कर देती हैं, आपकी हर बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। मम्मी, मैंने देखा है वह इतने बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, चाहे उनकी अपनी ज़रूरत पूरी हो या नहीं। मधुरिमा की बात सुनकर सविता जी को गुस्सा आ गया। मैं तो सोच रही थी मेरी बेटियां मेरे मन की बात समझेंगी, लेकिन तुम तो मेरे अंदर ही कमी निकालने लगी कि कहीं तुम्हें मेरी सेवा नहीं करनी पड़ जाएगी, बुढ़ापे में मेरा काम ना करना पड़ जाए। और मैं कोई फ्री में तुमसे काम थोड़ी ना करा रही हूँ, मैं तो तुम्हें अपना मकान दे रही हूँ। सविता जी की बात सुनकर विभा चिढ़ गई और बोली,
मम्मी मकान की धौंस आप ना ही दे तो बेहतर रहेगा। आप मकान मकान कर रही हैं, चलो मान लिया हम आपको रख लेंगे, आप मकान हमारे नाम कर देंगी। कल को मकान हमारे नाम होने के बाद आपके दामादों ने आपसे कह दिया आप यहाँ से जाइए, तब आप क्या कर लेंगी? जब आपने रवि जैसे बेटे को इतना परेशान कर दिया कि वह आपसे दूर जाने की बात कर रहे हैं, तो दामाद आपको कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? दामाद के लिए चाहे जितना भी करो वह बेटों के जितना बर्दाश्त नहीं कर पाते। और मम्मी आप जितने नखरे दिखाती हैं उतना तो कोई भी मकान या कुछ भी कितना भी दे देंगी आप उसे, तब भी वो आपकी सेवा नहीं करेगा। और आपको क्या ज़रूरत थी मेले में जाकर दुनिया भर का सामान खरीदने की? अब आप कौन सा घर चलाती हैं? दोनों बहनों की बात सुनकर सविता जी भड़क गईं और बोली, मैं तो तुम्हारे लिए ही सामान खरीद रही थी, मैं कौन सा अपने लिए कर रही थी? बताओ क्या ज़माना आ गया है, बेटे तो बेटे, बेटियां भी अपनी माँ की बात नहीं समझ रही हैं। मम्मी जब आप माँ होकर हमारी बात नहीं समझ रही हैं तो बताइए हम आपकी गलत बात को कैसे समझे? और रही बात हमारे लिए कुछ खरीदने की, तो भैया हमें बिन मांगे हर तीज त्योहार पर हर मौके पर हमारी पसंद से ज़्यादा अच्छे उपहार देते हैं। उनका यह मुश्किल वक्त है तो इसमें हम उनसे बिना फालतू की फरमाइश करें या ज़बरदस्ती आप हमारे लिए कुछ करवाएं तो हमें अच्छा नहीं लगता। जब उनके हालात अच्छे हो जाएंगे हम फिर से फरमाइश करके जो लेना होगा ले लेंगे, फिर से सब पहले की तरह हो जाएगा। और मम्मी हमें नहीं चाहिए आपका यह मकान, हमें हमारा मायका चाहिए जो आपके बाद हमारे दोनों भाइयों से होने से रहेगा। मम्मी आप यह क्यों नहीं सोचती, आप कितने दिन रहेंगी, आपके बाद कौन हमें पूछेगा? और कल को भैया भी कह देंगे कि क्यों दोनों बहनों को पूछें, दोनों बहनों ने मिलकर हमारे घर में लड़ाई करवाई थी। बेटियों के सिखाए में आकर माँ ने हमसे लड़ाई की, इसलिए मम्मी भैया के साथ मिल कर रहिए। मम्मी जितना ख्याल आपका भैया और भाभी रखते हैं उतना तो हमसे भी नहीं हो पाएगा, फिर तो आप हमारे भी अंदर कमी निकालने लगेंगी। अभी हम आपके पास नहीं हैं तो हम आपको बहुत अच्छी लग रही हैं, बेटियां मेरी अच्छे से सेवा नहीं कर रही हैं। मम्मी आप मेहमान बनकर चाहे जितने दिन के लिए वहां आ सकती हैं, लेकिन आपको यहीं भैया के साथ रहकर हमारा मायका रखना पड़ेगा। दोनों बहनों की बातों ने कविता जी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें सोचते देखकर विभा बोली, मम्मी कोई मुसीबत पड़ने पर या परेशानी आने पर अगर अपने साथ देते हैं तो वह परेशानी बड़ी नहीं लगती, लेकिन उसके उलट परेशानी पर जब अपने वक्त की नज़ाकत को नहीं समझते और घर में लड़ाई करते हैं या बात बात पर क्लेश करते हैं तो वह मुसीबत और भी ज़्यादा बड़ी लगने लगती है। आप ही तो हमें यह बात बताया करती थी, फिर आप क्यों भूल रही हो? मम्मी यह मुश्किल दौर भी आपस के प्यार और मोहब्बत से निकल जाएगा। मैं भी तो तुम्हारी मम्मी को कब से यही समझा रहा हूँ, लेकिन यह समझे तब ना। दिनकर जी बोले जो रवि के पास थे। बेटियों की आवाज़ सुनकर रवि के साथ वहीं आ गए। मम्मी आपको लगता है मैं इस मकान के लिए आपकी सेवा या देखभाल कर रहा हूँ, तो मम्मी आपकी यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपसे इसलिए मोहब्बत या लगाव नहीं रखता क्योंकि मुझे मकान चाहिए। आप चाहे तो यह मकान मेरी दोनों बहनें में से किसी को भी दे दें या बड़े भैया को दे दें, मैं अपनी कमाई से कुछ वक्त बाद ले लूँगा, लेकिन मम्मी अभी मेरा यह जो वक्त है आपको उसमें मेरे साथ मिलकर रहना पड़ेगा। फिर भी मैं आपकी हर ज़रूरत को पूरा करूँगा, जितना मेरे से होगा उससे ज़्यादा कर लूँगा, लेकिन मम्मी आपको यह ताने या जली कटी बातें छोड़नी पड़ेगी। सबके समझाने से सविता जी को कुछ कुछ बातें समझ में आ रही थी और वह सोचने पर मजबूर हो गई थी और पिछली बातें याद करने लगी कि कैसे बड़े बेटे बहू उनकी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और वह भी उन्हें छोड़कर चले गए थे। तब उन्होंने रवि की शादी की थी। दोनों बेटियों की शादी वह रवि से पहले ही कर चुकी थी। वह कितना काम करती थी, बीमारी में भी काम में लगी रहती थी। तब रवि की शादी होने के बाद सौम्या बहू ने उनसे कहा था, मम्मी आपके काम करने का समय नहीं है, आपने बहुत काम कर लिया, अब आपका आराम करने का समय है। और तब से आज तक उसने उनको कोई भी काम करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि वह तो उनकी हर बात चुप लगाकर सुनती थी, कभी पलट कर जवाब भी नहीं दिया था। और रवि भी हर बार उनकी बात सुनकर चुप रह जाता था। वह तो आज न जाने क्यों वह बर्दाश्त नहीं कर पाया, शायद बच्चों की बीमारी और माली हालत की वजह से वह पूरी तरह से टूट गया था। शायद यही वजह है कि वह उनकी जली कटी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाया।
और आज उन्हें जवाब दे बैठा। उन्होंने भी तो हद कर दी थी। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी ऐश में गुजारी थी। उनके पति की कमाई अच्छी थी और उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं आई थी। उन्होंने आगे के लिए ना जोड़कर बस जो है अब है की बिना पर सब कुछ अपने और अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर दिया था। उन्होंने कभी कोई मुश्किल भरा समय नहीं देखा था जो अब रवि के मुश्किल समय को समझ पाती। उन्हें आज अपनी गलती नजर आ रही थी, फिर भी अपनी अकड़ और बड़ेपन के चलते वह माफ़ी मांगने में हिचकिचा रही थी। उनकी हालत को समझते हुए रवि ने कहा, मम्मी मैं नहीं चाहता कि आप माफ़ी मांगें या मेरे आगे झुकें या मेरे बीबी बच्चों के आगे झुकें। मैं बस यह चाहता हूँ कि आप हमारे साथ मिलकर बस खुशी से रहें, मेरे हालात को समझें बस। रवि की बात सुनकर सविता जी की आंखें भर आई और बोली, आप सही कह रहे थे रवि के पापा, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं देखी, इसलिए शायद मैं अपने बच्चे की परेशानी नहीं समझ पाई। लेकिन अब से यह नहीं होगा। मैं अब से हर सुख दुख में अपने बच्चों के साथ ऐसे ही मिलकर रहूँगी। और फिर रवि की तरफ देखकर बोली, रवि तुम कहो तो मैं सौम्या से भी माफ़ी मांग लूँगी। सौम्या जो अभी बच्चों को लेकर आई ही थी वह उनके पैरों को छू कर बोली, मम्मी जी आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं आपसे माफ़ी मंगवाऊंगी। मेरी माँ नहीं है, मैंने हमेशा आपको ही अपनी माँ समझा है, इसलिए आज तक कभी आपको पलट कर जवाब नहीं दिया। और अब आप मुझसे माफ़ी मांगने की बात कर रही हैं। बड़े आदेश देते अच्छे लगते हैं, माफ़ी मांगते नहीं। सौम्या की बात सुनकर सविता जी ने उसे गले लगा लिया। दोनों बहनें अपने भाई के गले लग गई। यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।